इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अमेरिकी एयरफोर्स की बड़ी मूवमेंट दिखाई दे रही है ईरान के आसपास। ये जो मूवमेंट दिखाई दे रही है, जैसा मैंने आपको बताया, 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स 50 फाइटर जेट्स उसके आसपास दिखाई दे रहे हैं। कुछ घंटों में 40 के करीब सैन्य विमान एक्टिव हो गए। 22 से ज्यादा टैंकर और 13 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दिखाई दे हैं। अवैक्स विमान भी ऑपरेशन में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। बड़े फाइटर डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करने की तैयारी यहां पर हो रही है। और ये जो कुछ भी है, जब ये दिखाई दिया है, खासतौर से फ्लाइट्स की मूवमेंट को ट्रैक करने वाले जो तमाम साइट्स हैं, उनको जब उस वक्त देखा गया तो वो किस तरीके का मूवमेंट दिखाई दे रहा था। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे ये जगह, यहां जो पहले सिमर होता हुआ, खदबदाता हुआ दिखाई दे रहा था, अब खौलता हुआ आने वाले दिनों में दिखाई देने वाला है। शुभदा चौधरी, योर टेक अभी की सिचुएशन और आगे के लिए आपका अंदाजा। देखिए दिनेश जी, जो अभी हमें दिख रहा है वो न्यूक्लियर वॉरफेयर या उसका स्टॉक पाइलिंग का डर, ये सिर्फ एक सरफेस लेवल है। ये 46 ईयर ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट है जो वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि आपका यूएस, इजराइल और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और क्रिंक यानी कि चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया के बीच में चल रहा है। ये कुछ नया नहीं है। इसमें साइबर अटैक्स, कम से कम इतने सारे ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया है, बहुत सारी चीजें 46 ईयर से चल रही हैं। अब अगर ये, इसका मुद्दा क्या है? ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करना। ग्लोबल ऑर्डर में वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर रहेगा मिडिल ईस्ट में कि क्रिंक का रहेगा? पहला मुद्दा ये है। दूसरा, मुझे ये लगता है ये इराक 2.0 है। जो 60% इनरिच्ड 400 kg ऑफ यूरेनियम की बात लीक हुई, यूएस के 2 चैनल से ये लीक हुई। 2 चीजें लीक हुई। पहला लीक हुआ कि एक रेनबो साइट है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ईरान में, जहां पे ये मौजूद है। और दूसरा लीक हुआ कि एक पिक एक्स माउंटेन है जिसके नीचे ये बना रहे हैं अपना अंडरग्राउंड फैसिलिटी। वो रेनबो साइड हो या फिर वो पिक एक्स हो, ये ईरानियन नाम, फारसी नाम नहीं है। क्या सही में 400 kg 60% यूरेनियम गायब है? ये पहला मुद्दा है। क्या ये जिस तरीके में इराक में सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाला, वही गेम है? क्योंकि मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि अमेरिका की एम्बेसडर एप्रल ग्लास्पी, जब कुवैत के ऊपर इराक ने इन्वेड किया था, उन्होंने उसकी परमिशन दी थी सद्दाम हुसैन को। और उसके बाद जैसे ही कुवैत को इन्वेड किया इराक ने, वैसे ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हो गया। तो नेटो तो इन्वॉल्व होगा ही। लिबिया में भी इन्होंने अरब अपराइजिंग के नाम पे यही किया था। मुद्दा अब यह है कि ये डर ये भी फैला रहे हैं, सारे के सारे डर फैला रहे हैं। इजराइल में 27 अक्टूबर को इलेक्शंस होने वाले हैं। नेतन्याहू 11 फरवरी को व्हाइट हाउस जाते हैं। लिंडसे ग्राहम जो सेनेटर है वो हर 2 महीने में इजराइल आते हैं। पुराने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट भी एंटी ईरान रेटरिक देते हैं। उसके बाद योआव गलान, जिनके खिलाफ आईसीसी वारंट है, वो भी अब एंटी ईरान रेटरिक दे रहे हैं। क्या ईरानियंस और इजरायली, ये आप इंपॉर्टेंट बातें बता रही हैं और दुनिया इस बात की गवाह है। WMD वाली बातें देखी गई हैं कि पहले बोला गया कहीं तो मिलते। ये देखा गया है कई बार कि जिन चीजों को कहकर हमला किया गया है, असल में पाया गया कि वो तो सिर्फ एक बहाना थे। अमेरिका ने पहले ये तय कर लिया था कि इस जगह को लेकर उसको करना क्या है। उसके पीछे उसके जो दूसरे इंटरेस्ट थे उनको कभी एक्सप्लिसिटली दुनिया के सामने कहा नहीं गया। ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद क्या वो अंदेशा जो दुनिया को लगा हुआ है कि ये जगह, अब ये क्या फ्लैश पॉइंट एक्टिवेट होने वाला है, क्या अब ये होने ही वाला है? अब इसको बिल्कुल नहीं टाला जा सकता। अब ये आसान इंपेंडिंग दिखाई दे रहा है क्या? जाकिर साहब, आपका टेक। देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। नंबर 1, ये इतना बड़ा जो समुंदर में चलती हुई बैलगाड़ियां आई हैं हजारों किलोमीटर चल के, इनका क्या होगा? इसमें खर्च लगा है। क्या ये जो बैलगाड़ियां हैं न्यू मॉडर्न वारफेयर को झेल पाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको देखना पड़ेगा। रशिया जो है उसका एक बड़ा कैरियर जो है डूबा है, क्या उसको भूल जाएगा? असलाह भेजा गया है। चाइना क्या चाहेगा कि ये कैरियर फिर वापस जो इंडो पैसिफिक में जाए, या यही जो है डूब के अपनी जो है बिसात को खो दे? इसके तहत जो है ईरान को ये सारी चीजें दी जा रही हैं। ईरान ने जो पहाड़ियों को बराबर किया, सॉफ्ट किया है, तो इसमें ये भी एक बात आ रही है कि अगर अमेरिका B-2 बॉम्बर से कोई बम गिराता है तो सॉफ्ट लैंडिंग होगी उसकी, और उसको फिर पकड़ के उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी होगी। और ऐसा कहा जाता है कि जब अमेरिका ने पहली बार अटैक किया था तो बहुत ही कीचड़ और जाल बिठा के वहां रखा गया था। उनके B बॉम्बर के बम को उन्होंने पकड़ के रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिया है। तो ईरान जिस तरीके से सरप्राइजिंग दे रहा है, सरप्राइजेस,
उससे कुछ कहा नहीं जा सकता है। अमेरिका का इतना ज्यादा वेट शायद इस बात की तरफ था कि वो वेनेजुएला की तरह वहां पे डिफेक्शन करेगा, वहां पे अपने आदमी को लगेगा, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने सारे जो है प्रोटेस्टर्स को खत्म किया है और लोगों को पकड़ा है, तो उसमें अमेरिका कामयाब नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका ट्रम्प आपने जो दूसरी तरफ एक पॉइंट और, जैसे एक पॉइंट और, दूसरी तरफ मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। क्या ट्रम्प यहाँ पे अटैक करके फंसना चाहेंगे? ये वो खुद कहते हैं कि ये लड़ाई जो है हफ्तों चलेगी, तो क्या वहां पे फंसना चाहेंगे? ट्रम्प के लिए ये कब्रगाह बन जाएगी। और ट्रम्प ने खुद जो है फॉक्स न्यूज पे इस बात की चिंता जाहिर की है। अगर अटैक करना है तो 2 वीक का जो समय दिया है, तो हो सकता है अटैक कर दे, लेकिन ईरान जिस तरीके से अड़ा हुआ है, खमैनी कहीं भी किसी बंकर में नहीं छिपे हुए, 90 साल का आदमी डटा हुआ है। लेकिन जाकिर हुसैन साहब, एक बात और बताइए, ये बात आपकी बिल्कुल सही, और ये भी देख लेते हैं कि क्या वाकई मॉडर्न वॉरफेयर में अब ये जो बड़े बड़े जहाजी बेड़े हैं, क्या ये अब वाकई बैलगाड़ी साबित होने वाले हैं? क्या मॉडर्न वॉरफेयर और मॉडर्न वॉरफेयर में ईरान का दखल इतना ज्यादा हो गया है कि वाकई बैलगाड़ियां साबित होंगी क्या? और ये बात भी सच है क्या कि इसी जगह पर चाइना इनको दफन कर देने के लिए ईरान का हाथ मजबूत करेगा कि इनके ऊपर जाए, एक मिसाइल गिरे और ये जो जहाजी बेड़े हैं यहीं के यहीं डूब जाएं? क्या ये बात वाकई ऐसी है? क्या ये बात वाकई ऐसी है कि बीच में मिड टर्म पोल देखते हुए और उधर अक्टूबर में इजराइल में चुनाव देखते हुए क्या ये बहुत सारी चीजें, ये चुनाव भी कंट्रोल करने वाले हैं क्या? और अगर ऐसा है तो खुद सरकार पर बने रहे बेंजामिन नेतन्याहू इसलिए इस आग को सुलगाएंगे, या मिड टर्म पोल में किसी तरह की मुसीबत ना हो जाए इसलिए डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अपने आप को इस स्थिति से बचाएंगे? दीपक वोरा सर, क्या होगा इसका? ये बहुत दिलचस्प प्रश्न है। पहले मैं जनरल कुलकर्णी साहब से एक चीज पूछना चाहता हूं। जनरल साहब, आप जवाब दीजिए, आप तो यू बीन एट द हाईएस्ट लेवल इन द आर्मी। मैं कल आपको एक लेजर गाइडेड बॉम्ब भूटान को दे देता हूं, वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके बना देगा? जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, शायद इनको मालूम नहीं है प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स बनाने में कितना समय लगता है, कितनी एक्सपर्टीज चाहिए। लेट मी कंप्लीट। तो कहने के लिए तो ये बड़ा आसान है, जनरल कुलकर्णी आपको जवाब देंगे। सेकेंडली, जो आपने प्रश्न ये पूछा है सर कि बहुत बहुत मार पड़ेगी ईरान को, अमेरिका को चोट लगेगी, वो अब्सॉर्ब करेगा। ईरान की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, ईरान में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, इंटरनल रिवोल्ट वहां पे अभी खत्म नहीं हुआ है सर। खमेनी को निकालने के लिए बहुत से लोग उत्सुक हैं। अगर वो चाहता है, मेरा मानना है, अगर होशियार है, 90 साल का, अगर चाहता है कि अपने देश को और मारना पड़े, तो शायद वो न्यूक्लियर जो इशू है उसके साथ मिसाइल्स और उसके साथ हमास, हुती, हिजबुल्लाह, ये 3 मुद्दे जो इजराइल ने रखे हैं, शायद उन पे वो मान जाए कि मैं नहीं करूंगा, मैं अच्छा लड़का हूं। नहीं तो सर, खाड़ी के देश, अरब देश में एक उसका समर्थन नहीं करेगा। अमेरिका से कौन भिड़ेगा ईरान के लिए सर, ये याद रखिएगा हमेशा। सब ईरान से ये जब बात कही जा रही है, अनगाइडेड मिसाइल है, B-2 बॉम्बर से गिराए जाने वाले ये जो बॉम्ब्स हैं, ये खतरनाक बॉम्ब, इनके लिए रेत बिछा दी गई है ताकि वो सॉफ्ट लैंड करें, उनको फूटने से बचाया जा सके और उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो सके। ये बात जाकिर हुसैन साहब वाकई दुनिया सब्सक्राइब नहीं करेगी। ये मतलब ये तो इस तरीके की बातें कोई उस तरह की पत्रिकाओं में भी इस समय नहीं पढ़ने को पाएगा, जो इसलिए जानी जाती हैं कि वो इस तरीके का झूठ परोस कर असल में लोगों को एक खास तरह का मनोवैज्ञानिक रोमांच देने की कोशिश करते हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।